राधे राधे आप सभी को। तो हम लोग को यहाँ से देखना था, 2 पार्ट देख लिए थे। दूसरा अध्याय हम लोग का शुरू हो गया था ध्वनि, और उसमें हम लोग 2 पार्ट देख लिए हैं। इससे ऊपर का अल्पप्राण, महाप्राण और घोष, अघोष, अनुस्वार, अनुनासिक, ये सब हम लोग देख लिए थे अच्छे से। अब यहाँ पे पंचमाक्षर और अनुस्वार, ये हम लोगों को देखना है। तो पंचमाक्षर का मतलब वही है कि जैसे कोई भी हम लोग पढ़े पढ़े थे ना कि वर्गीय व्यंजन 5 वर्ग होते हैं उसमें। जैसे क हो गया, ठीक, ये च हो गया, ट हो गया, त और ये प। तो ये वर्ग जो है इनका ये इनके पांचवें जो वर्ण आएंगे, जैसे क का अंग हो जाएगा पांचवा वर्ण, तो इसको पंचमाक्षर कह दिया गया है। च का क्या हो जाएगा, च छ ज झ इं, तो इं हो जाएगा। और क च ट का ड़ हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे पंचमाक्षर हैं, ठीक। पंचमाक्षर 5 होते हैं, ये पंचमाक्षर कहलाते हैं, ये सब पंचमाक्षर हैं, ठीक ना। संस्कृत के अनुसार शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का हो उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयुक्त होता है। जैसे तो संस्कृत का ये नियम है, ठीक ना, कि जैसे अंक लिखा है तो यहाँ पे क जो है अंतिम वर्ण क्या है, क है ना। तो अब क के साथ इसका क का पंचमाक्षर ही जुड़ेगा, तो क का पंचमाक्षर क्या है, अंग है। क ख ग घ अंग, तो यहाँ पे अंक हो गया है। अब जैसे च वर्ग है तो इसमें चंचू है ना, तो इसमें चंचू में ये च जो है इसके साथ इयं लगेगा, ठीक ना, क्योंकि च वर्ग का पंचमाक्षर ही लगेगा। वैसे ही ट वर्ग का खंड हो जाएगा, संधि में हो जाएगा, ठीक, न लग जाएगा, दंभ में म लग जाएगा। तो ऐसे ये संस्कृत का नियम है। लेकिन हिंदी में क्या नियम है इसको देखा जाए, किंतु हिंदी के विद्वान उक्त नियम का पालन नहीं करते। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इनका नाम एकदम ध्यान देना है, ये नियम के लिए इन्हीं को जाना जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और उनके सहयोगियों का कहना है कि सभी पंचम वर्णी व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होना चाहिए। तो हिंदी में प्रश्न ऐसे बनता है कि किसने सुझाव दिया कि पंचम वर्णी व्यंजन जो हैं, ठीक, अंग हो गया, ये हो गया, तो उनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने के लिए किसने सुझाव दिया, तो ये श्याम सुंदर दास को बताया जाएगा, ठीक। यहाँ से प्रश्न बनता है। लिखाई, छपाई और टंकन में अनुस्वार का प्रयोग सुविधाजनक है, इसलिए मतलब लिखाई में, छपाई वाई में ये जो चंद्रबिंदी, हम लोग को चंद्रबिंदी नहीं, जिसको बिंदी कहते हैं हम लोग, अनुस्वार ऐसे रहता है बस एक ना, ठीक, छोटा सा रहता है, ऐसे रहता है, तो उसको उसका प्रयोग सुविधाजनक होता है। इससे स्थान भी कम घिरेगा और लिखने में गति आएगी। हिंदी में उपयुक्त पंचमाक्षरों का प्रयोग अब निम्नलिखित प्रकार से होता है। तो जैसे अब इसका प्रयोग कैसे होता है पंचमाक्षर का, तो पंचमाक्षर का प्रयोग धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। संधि है तो पंचमाक्षर का प्रयोग करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन ऐसे अब ज़्यादा प्रचलन में ऐसे है संधि। दम्भ है तो ऐसे लिख दिया जा रहा है दम्भ। अंग है, जैसे गंगा है ना, तो वैसे लिख दिया जाता है, जैसे वही चीज़ है, ये गंगा है, यहाँ पे लिखा गया है गंगा ऐसे। तो पहले कैसे लिखा जाता था, गंग ऐसे करके, ऐसे अंग रहता था, ऐसे नीचे रह के ग, ऐसे गंगा हो जाता था, ठीक। तो अब धीरे धीरे ये गंगा वाला हट रहा है सिस्टम, अब गंगा जो है यही ज़्यादा प्रचलन में है। बहुत कम ऐसे संस्कृत में देखा जाता है कि वैसे लिखा गया है। तो ऐसे खंड है तो इसका खंड हो जाएगा, चंचू का चंचू हो जाएगा, ठीक। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, मतलब कि ये बस नाक से ही बोला जाता है। हम लोग पढ़े थे ना अनुस्वार और अनुनासिक, ऐसे पढ़े थे हम लोग। तो अनुस्वार जो है ये नाक से बस बोला जाता है। इस ध्वनि के उच्चारण में मुंह बंद कर नाक से पूरी सांस ली जाती है। जैसे कंबल, तो कंबल बोल रहे हैं हम, तो मुंह बंद हो जा रहा है, कंबल, नाक से ज़्यादा सांस आ रही है ना, ठीक। कंपन है, खंडन है, जंतु है, हंस है, ठीक है, बोलने पर समझ में आएगा। आज स्थिति यह है कि शब्द चाहे तत्सम हो या तद्भव, देशज हो या विदेशज, सभी स्थानों पर पंचम वर्णों तथा अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग वर्ण पर बिंदु लगाकर किया जाता है। जैसे पंप, मतलब ज़्यादा प्रयोग इसी का हो रहा है, कहने का मतलब ये है। कंकड़ है, रंगीन है, संगीत है। इस प्रकार हिंदी ने पंचम वर्णी ध्वनियों के प्रयोग में संस्कृत से आज़ादी बरती है, मतलब संस्कृत के नियम को हिंदी ने छोड़ दिया है। इस दिशा में कहीं कहीं अराजकता भी पाई जाती है, कहीं पंचम वर्णी का प्रयोग होता है, कहीं अनुस्वार का और कहीं दोनों का। अब हम लोग स्वर का उच्चारण पढ़े थे, ठीक ना, स्वर का पढ़ लिया था, वर्णों का उच्चारण पढ़ा जाएगा, ठीक। अब इसमें वर्ण में दोनों का उच्चारण पढ़ा जाएगा, स्वर और व्यंजन दोनों पढ़े थे, इसमें वर्णों को पढ़ा जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या दिया है कि कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों में बोला जाता है, उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। मुंह के 6 भाग हैं,
ठीक, मुख के जो उच्चारण स्थान है वो 6 भाग हैं, कंठ, तालु, मूर्धा। तो मुंह के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ और नाक। ठीक, तो हम लोग ये पंचवर्ण तो पढ़े हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ और नाक जो है ये भी ध्यान देना है कि 6 भाग हैं। हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं से अनुशासित और उच्चारित होते हैं। चूंकि उच्चारण स्थान भिन्न हैं इसलिए वर्णों की निम्नलिखित श्रेणियां बन गई हैं। तो अब ये श्रेणी बनी है कि कंठ से कौन बोला जाता है, तालव से कौन बोला जाता है, मूर्धन्य मूर्धा से कौन, दंत से कौन, ओष्ठ से कौन। ठीक, तो देखा जाए कंठ से तो हम लोग वर्णों को ज़्यादा पढ़े थे, लेकिन इसमें स्वर को भी देखा जाएगा। वर्ण तो हम लोग पढ़े ही थे कि क च ट त, ऐसे वर्ग था ना, तो उसमें क ख ग घ ङ कंठ से बोले जाते हैं। लेकिन इसमें अभी इन स्वरों को भी देखना है, सबको देखना है। कंठ, कंठ से कौन बोला जाता है, कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण अ मूल स्वर अ, मूल और ये आ। ठीक, और ये देखिए ये क वर्ग तो है, ये तो पता ही है, ह है और विसर्ग है। तो इसमें हम लोगों को क्या याद है, क याद है हम लोगों को कि क वर्ग जो इसमें पांचों वर्ण हैं क ख ग घ ङ, ये कंठ से बोले जाते हैं। तो हम लोगों को याद क्या करना है, अ याद करना है, आ याद करना है, ह याद करना है और विसर्ग याद करना है। तो इसमें हम लोगों को देखिए जैसे आ हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें यहीं से शुरुआत होती है ना, आ छोटी बड़ी छोटा हो बड़ा हो ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, तो इसको मूल स्वर कहा जाता है। ठीक, इसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जहाँ से शुरू होता है तो कंठ से ही शुरू होता है, ऐसे याद कर लिया जाएगा कि जैसे आ शुरू हो रहा है तो कंठ से ही शुरू हो रहा है। ठीक, तो इसको ऐसे याद कर लिया जाएगा कि कंठ से। और ह को देखिए, ह बोलने से कंठ से ही निकल रहा है ना, ह। और विसर्ग में भी ह, जैसे कह रहे हैं और ह दोनों एक ही तरह से है, तो ये भी कंठ से बोला जाएगा। ठीक, तो इसको कंठ को क्लियर कर लीजिएगा कि इसमें कौन कौन बोले जाते हैं कंठ से। अब तालव्य से देखा जाए तो तालव्य, तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, तो इसमें कौन कौन आता है, च वर्ग तो हम लोगों को पता ही है। ठीक, कि तालव्य से बोला जाता है। अब इसमें ध्यान देना है कि मूल स्वरी, दीर्घ स्वरी, य और स। ठीक, तो इसमें कौन ध्यान देना है, अब ये देखना है कि अ के बाद ये आएगा तो कंठ के बाद तालव्य आ रहा है, तो इसको ध्यान देना है कि आ और मूल स्वरी दीर्घ स्वरी ये तालव्य से बोले जाते हैं। और च वर्ग जो है याद ही है। और य को देखिए, ठीक, इसको याद करना है बस, तालव्य जो है य जो है तालव्य से बोला जाता है। और इसको तो हम लोग तालव्य से कहते ही हैं। ठीक ना, तो हम लोग को इसमें यही 3 चीज़ ध्यान देना है, य को ध्यान देना है और मूल स्वरी को और ये दीर्घ स्वरी को। ठीक, तो य को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। अब देखिए मूर्धन्य, मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ण, तो इसमें री हो गया, ट वर्ग हो गया। तो ट वर्ग तो हम लोग को याद है, ठीक ना, ट वर्ग याद है कि मूर्धा से बोला जाता है, क च ट त प ऐसे। र और स, तो इसमें जो र है इसको ध्यान देना है कि ये मूर्धा से बोला जाता है और री मूर्धा से। तो ये री को भी ध्यान देना है कि मूर्धा से, और र को, और स जो है इसको हम लोग तो कहते हैं मूर्धन्य स। ठीक ना, तो इसमें हम लोग को बस री ध्यान देना है और र ध्यान देना है। तो री और र मूर्धन्य से एक ही तरह है, री र ये मूर्धन्य से है। अब देखिए दंत या दांत से क्या बोला जाता है, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, तो इसमें त वर्ग है, ये तो पता ही है, और ल और स ध्यान देना है। ठीक ना, तो इसमें ये तो इसको दंत से कहा ही जाता है, लेकिन ये ल को ध्यान देना है कि ल दंत है। ठीक, ल क्या है, दंत है। ठीक ना, जैसे य र ल ऐसे आ रहा है, य र ल, और वो को भी देखा जाएगा, लेकिन य र ल ऐसे आ रहा है ना, तालव्य मूर्धा दंत, ऊपर वाला कंठ छूट जा रहा है। अब देखिए ओष्ठ से देखा जाए, दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, तो इसमें ये तो ऊ जो है मूल स्वरू दीर्घ स्वरू, ये तो ओठ से बोला ही जा रहा है, बोल के भी समझ में आ जाएगा बोलने पर। और प वर्ग तो सबको पता है, तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए कंठ तालव्य, ये यहाँ पे थोड़ा सा बस ध्यान देना रहता है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। तो यहाँ पे इसको ध्यान दिया जाएगा, एकदम याद हो जाएगा, इसको कुछ याद नहीं करना है। तो ये कंठ तालव्य है ना, यानी कि ये कैसे मिलके बना होगा, कंठ से मिलके बना होगा, और ठीक ना, कंठ से मिलके बना होगा और तालव्य से मिलके बना होगा। थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए, कंठ और तालव्य। ठीक ना, ये मिलके बना है ये कंठ और तालव्य, इसलिए कंठ तालव्य यहाँ पे हो गया है ना। ठीक, तो अब देखिए इसमें वर्ण कौन कौन से हैं, ए है और ए है, ए ए। तो ध्यान ये देना है कि ए कैसे बना है, ये कैसे बना है, हम लोग संधि पढ़ेंगे तो उसमें याद किया जाएगा। तो अ और ई मिल के क्या बन जाता है, ए बन जाता है ना, ये बनता है ए ना। तो अब ये चीज़ देखना है कि अ कैसे बोला जाता है,
कंठ से बोला जाता है ना, और ई कैसे बोला जाता है, ताला वे से बोला जाता है। तो यही दोनों चीज़ मिला दिया है, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे ई है ना, ऊपर देखा जाए, जैसे देखिए यहाँ पे अ है, सबसे पहले तो कंठ से बोला जा रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे दिया है ये अ आ, ये कंठ से बोला जा रहा है, और ई जो है ये तालव्य से बोला जा रहा है। तो इसी दोनों को मिला दिया है, तो कंठ और तालव्य हो गया है, ठीक। ये कंठ तालव्य हो गया है, ठीक, आराम से एकदम याद हो जाएगा। तो ए हो गया, और अय कैसे हो जाएगा, कंठ तालव्य ये भी हो जाएगा, अ प्लस ए मिलता है तो अय हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए कंठ ओष्ठ क्या है, इसमें भी कंठ से बोले जाने वाले स्वर वर्ण, और इस और ओष्ठ से बोले जाने वाले। तो ये कैसे बन रहा है, ओ हो जा रहा है, ठीक। तो अ प्लस उ मिलके ओ बन जा रहा है, अ प्लस उ। तो देखिए अ जो है कंठ से बोला जाता है, और उ कैसे बोला जाता है, ये ओष्ठ से बोला जाता है, तो ये कंठ ओष्ठ हो जा रहा है, ठीक है। बस इतना थोड़ा सा ध्यान देना है, पता रहेगा किसे किसे कौन बन रहा है, तो याद हो जाएगा। अब देखिए दंत ओष्ठ है, तो दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोले जाने वाला वर्ण व। तो ये भी ध्यान देना है कि दंत ओष्ठ है, वो को एकदम याद कर लेना है कि क्या है, दंत ओष्ठ है। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, पूरा ध्यान से हो जाएगा। कंठ तालव्य कंठोष्ठ में तो एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, दंत्योष्ठ है, इसको ध्यान देना कि वह है, दंत्योष्ठ व। अब देखिए स्वर वर्णों का उच्चारण, तो हम लोग तो अभी पूरा मिला के पढ़ रहे थे, अब स्वर वर्णों का उच्चारण देखा जाएगा स्पेशल, कि कहाँ से उच्चारण कैसे होता है उनका। तो अ का उच्चारण मूल स्वर अ है, यह कंठ ध्वनि है, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह कंठ ध्वनि है। इसमें व्यंजन मिला रहता है, ठीक। जैसे क प्लस अ, तो क पे यहाँ पर हलंत लगा है, मतलब कि इसमें से अ निकल गया है, क प्लस अ बराबर क। जब यह किसी व्यंजन में नहीं रहता, तब उस व्यंजन के नीचे हल का चिन्ह लगा दिया जाता है। हिंदी के प्रत्येक शब्द के अंतिम अ लगे वर्ण का उच्चारण हलंत सा होता है, जैसे नमक। तो देखिए यहाँ पे नमक है ना, तो मतलब कि यहाँ पे अ इसका निकल गया है, यहाँ पे नमक मतलब अ जोड़ देंगे तो हो जाएगा नमक क, यहाँ पे हो जाएगा हलंत हट जाएगा, रात, दिन, मन, रूप, पुस्तक, किस्मत इत्यादि। इसके अतिरिक्त यदि अकारांत शब्द का अंतिम वर्ण संयुक्त हो तो अंत्य अ का उच्चारण पूरा होता है, जैसे सत्य, ब्रह्म, खंड, धर्म इत्यादि। तो इसको यहाँ पे देखिए समझना है कि यदि ये यहाँ पे दिया है ना कि यदि अकारांत, अकारांत मतलब जिसका अंत अ से हो, आकारांत मतलब जिसका अंत आ से हो, ठीक। तो जैसे सत्य दिया है ना, तो अ से खत्म हो रहा है, ब्रह्म भी अ से खत्म हो रहा है, ठीक ना। और नदी रहेगा तो इकारांत हो जाएगा, ये सब ए अकारांत का मतलब ये है। यदि अकारांत शब्द का अंतिम वर्ण संयुक्त हो, मतलब ये ब्रह्म है तो ये मिला हुआ है, सत्य में त ये मिला हुआ है, धर्म में यहाँ पे भी मिला हुआ है, ठीक। तो अंत्य अ का उच्चारण पूरा होता है, जैसे सत्य है तो इसमें पूरा उच्चारण होगा सत्य, ठीक, ब्रह्म, खंड, धर्म इत्यादि। इतना ही नहीं, यदि ई मूल स्वरी और दीर्घ स्वरी, या यहाँ पे दीर्घ स्वर ऊ के बाद य आए तो अंत्य अ का उच्चारण पूरा होता है, जैसे प्रिय, आत्मीय, राजस्वी आदि। अब देखिए यहाँ पे भी एक नियम है कि यहाँ पे ई या मूल स्वरी या दीर्घ स्वरी, तो यहाँ पे प्रिय दिया है ना, ठीक, तो मूल स्वरी है, यहाँ पे दीर्घ स्वरी है, और यहाँ पे भी दीर्घ स्वरू है। तो उसके बाद यह आ रहा है, देखिए प्रिय में यह आ रहा है ना, मूल स्वरी के बाद यह, यहाँ पे भी दीर्घ स्वरी के बाद यह आ रहा है, और यहाँ पे भी दीर्घ स्वरू के बाद यह आ रहा है। तो अगर ये आएगा, यह आएगा, तो अ का उच्चारण जो है पूरा होता है, जैसे प्रिय हो गया, आत्मीय हो गया, ठीक, राजसु हो गया, ये नियम है उसका। अब देखिए अ और औ का उच्चारण, अ और औ का उच्चारण कैसे होता है। अ का उच्चारण कंठ और तालु से, और अ का उच्चारण कंठ और ओठ के स्पर्श से होता है, ये तो हम पढ़े ही हैं। संस्कृत की अपेक्षा हिंदी में इनका उच्चारण भिन्न होता है, जहाँ संस्कृत में अ का उच्चारण आई, ठीक, और अ का उच्चारण औ की तरह होता है, वहाँ हिंदी में इनका उच्चारण क्रमशः अय, ये अंतर है, हम लोग इसको अ कहते हैं, और ये संस्कृत में रहेगा तो ऐ कहा जाएगा। और देखिए अय और औ के समान होता है, अतएव इन दो स्वरों की ध्वनियाँ संस्कृत से भिन्न है। जैसे ये संस्कृत से भिन्नता दर्शा रहा है यहाँ पे कि संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, हिंदी में कैसे लिखा जाता है। तो हिंदी में जैसे हम लोग शैल लिख रहे हैं, तो शैल कैसे लिखा जाता है, स, ठीक, स है हलंत, उसमें अ जुड़ा हुआ है, ई और ल शैल, ठीक। और कौ, यहाँ पे कौतुक है, तो यहाँ पे देखिए क प्लस अ हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे औ हो रहा है, यहाँ पे औ हो रहा है, और यहाँ पे ऐ हो रहा है, ठीक। यहाँ पे ये देखिए शैल हो जा रहा है ना, ऐ मतलब इसमें ऐ में ऐ की आ रही है ना ध्वनि, और यहाँ पे
औ। लेकिन हिंदी में क्या है, ऐसा लिख रहे हैं तो अ य सा ऐसा वाला हो जा रहा है, अय वाला आ रहा है। कौन में क अ व न अव आ जा रहा है। तो यही डिफरेंस है इसमें संस्कृत में हिंदी में। ठीक। अब व्यंजनों का उच्चारण, व और ब का उच्चारण। तो ये व और ब का उच्चारण जो है दंतोष्ठ है। ठीक। व का उच्चारण ये ध्यान देना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में व में और ब में कन्फ्यूजन होता है। तो व का उच्चारण स्थान दंतुष्ट है, ब का नहीं है। व का उच्चारण स्थान दंतुष्ट है, अर्थात दांत और ओठ के संयोग से व का उच्चारण होता है, और ब का उच्चारण दो ओठों के मेल से होता है। ठीक। तो प फ ब भ, ये ब जो है बस ओष्ठ से होगा, और व जो है दंत ओष्ठ दोनों से होता है। हिंदी में इनके उच्चारण और लिखावट पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि लिखने और बोलने में भद्दी भूलें हो जाया करती हैं। तो यहाँ पे व में और व में और ब में बहुत लोग लिखने में गलती करते हैं। तो गलती क्या करते हैं इसको देखा जाए। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि व के जगह पे ब लिख देंगे, ब के जगह पे व लिख देंगे। तो लिखा है यहाँ पे वेद, तो असली वेद है लेकिन लोग वेद लिख देते हैं। वह वेद को वेद लिख देंगे, और वायु को वायु का कहना भद्दा लगता है। संस्कृत में ब का प्रयोग बहुत कम होता है। संस्कृत में ब का प्रयोग बहुत कम होता है, हिंदी में बहुत अधिक। यही कारण है कि संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयुक्त व वर्ण को हिंदी में ब लिख दिया जाता है। बात यह है कि हिंदी भाषा बोलचाल में भी व और ब का उच्चारण एक ही तरह करते हैं। ठीक। हिंदी भाषी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। बात यह है कि हिंदी भाषी मतलब हिंदी को बोलने वाले बोलचाल में भी व और ब का उच्चारण एक ही तरह करते हैं, इसलिए लिखने में भूल हो जाया करती है। इसके फलस्वरूप शब्दों का अशुद्ध प्रयोग हो जाता है, इससे अर्थ का अनर्थ भी होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि अगर व जब पे आप ब का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या डिफरेंस हो जाएगा उसमें। तो वास है रहने का स्थान, निवास, लेकिन बास है तो सुगंध हो जाएगा। ठीक। और गुजर हो जाएगा। तो यहाँ पे बास का मतलब गुजर होता है, जैसे होता है ना कि रहना, उसको गुजर कहा दिया जाता है। तो गुजर बसर वो वाला हो गया। सुगंध होता है, तो कितना डिफरेंस हो जा रहा है। व की जब पे अगर ब कर दे रहे हैं तो कितना डिफरेंस हो जा रहा है। अब देखिए वंशी है तो इसका मतलब मुरली होता है, बंसी मछली फंसाने का यंत्र। ठीक। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं बंसी बजैया, तो यहाँ पे बंसी नहीं होता है, असली होता है वंशी। ठीक। बंसी का मतलब हो जाएगा मछली फंसने का यंत्र हो जाएगा। अब देखिए वेग, गति, वेग का मतलब गति होता है लेकिन लोग बेग कह देते हैं, मतलब थैला अंग्रेजी में। कपड़ा अरबी का शब्द है, तुर्की की एक पदवी बेग। वाद होता है मतलब मत होता है, वाद का मतलब। अब बाद का मतलब उपरांत पश्चात। वाह का मतलब कि वहन करने ढोने योग्य। अब बाह का मतलब बाहरी। तो यही चीज़ है थोड़ा थोड़ा कि व को लोग ब बोल देते हैं, तो कितना डिफरेंस हो जाता है यहीं यहाँ पे दर्शाया गया है कि व की जब अगर ब अगर लगा देते हैं आप तो वहाँ पे क्या डिफरेंस हो जाएगा। सामान्यतः हिंदी की प्रवृत्ति ब लिखने की ओर है। यही कारण है कि हिंदी शब्दकोशों में एक ही शब्द के दोनों रूप दिए गए हैं। बंगला में तो एक ही ब व है, बंगला में एक ही ब है। ठीक। व नहीं है वहाँ पे, ब बस ब है। अब देखिए लेकिन हिंदी में स्थिति नहीं है। यहाँ तो वहन और बहन का अंतर बतलाने के लिए व और ब के अस्तित्व को बनाए रखने की आवश्यकता है। ठीक। अब देखिए ड और ढ में क्या अंतर है। ड और ढ हम लोग यह है ना, इसको देखा जाएगा। इसको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है इसको देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाएगा ड और ढ में क्या अंतर है, इनका उच्चारण कैसे होता है। हिंदी वर्णमाला के ये दो नए वर्ड हैं। ठीक। ये नए वर्ड हैं जिनका संस्कृत में अभाव है। हिंदी में ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने से इनकी रचना हुई है। ठीक ना। इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। तो ड में नीचे बिंदी लग गया, थोड़ा हो गया है, और ढ में लग गया है, तो ये भी ढक्कन वाला। ठीक। इनकी रचना है। वास्तव में ये वैदिक वर्णों क और कह के विकसित रूप है। इनका प्रयोग शब्द के मध्य अंत में होता है। ये भी ध्यान देना है कि इनका प्रयोग कहाँ होता है, शब्द के मध्य अंत में ही होता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है। इन्हें देखिए यहाँ पे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं ना, उच्छ्रिप, यहाँ पे लिखा है ना उच्छ्रिप, ऊपर फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे सड़क लिखा है ना, सड़क, यहाँ पे एक बार सड़क का देखने पे कैसा हो रहा है, सड़क लग रहा है कि ना कि ऊपर जीभ ऊपर उठ रही है, सड़क हाड़ तो हो रही है जीभ ने ऊपर उछली, इसलिए इसको उच्छ्रिप व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक। गाड़ी, पकड़ना, चढ़ना,
गढ़ इत्यादि। अब देखिए ये तीनों सब में बहुत डिफरेंस समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ये तालव्य स, ठीक, ये मूर्धन्य स, ये दंत्य स। इसको तो पहले इसको क्लियर कर लेना है, कौन तालव्य है, कौन मूर्धन्य है, कौन दंत्य है। इनका उच्चारण कैसे किया जाता है। ये तीनों उष्म व्यंजन है, क्योंकि इन्हें बोलने से सांस की ऊष्मा चलती है। ये संघर्षी व्यंजन है, ठीक है, ये संघर्षी व्यंजन को कहा जाता है। स स स स। अब देखिए तालव्य स के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है। अब इनमें डिफरेंस क्या है तीनों में। स के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है और हवा दोनों बगलों में स्पर्श करती हुई निकल जाती है। पर ये मूर्धन्य स है के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए इसको मूर्धन्य स कहा जाता है। अतएव ये तालव्य स तालव्य वर्ण है और ये सब मूर्धन्य वर्ण है, ठीक। हिंदी में अब मूर्धन्य वर्ण स जो है का उच्चारण स के तालव्य स के समान होता है। ये जो स लिखा है मूर्धन्य स वर्ण उच्चारण में नहीं है, पर लेखन में है। सामान्य रूप से स का प्रयोग तत्सम शब्द में होता है। ये भी ध्यान देना है कि सामान्य रूप से ये मूर्धन्य स जो है इसका प्रयोग कहाँ होता है, तत्सम शब्द में होता है। जैसे अनुष्ठान, ये तत्सम शब्द है। विषाद, निष्ठा, विषम, कषाय आदि, ठीक। ये ध्यान देना है कि इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है मूर्धन्य स का। अब देखिए ये तालव्य स और स के उच्चारण में भेद कैसे। तालव्य स और स के दंत स के उच्चारण में भेद स्पष्ट है। जहाँ तालव्य स के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, वहाँ स ये दंत स के उच्चारण में जिह्वा दांत को स्पर्श करती है, इसलिए इसका नाम ही पड़ा है तालव्य स दंत स। अब देखिए तालव्य स वर्ण सामान्यतः संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्दों में पाया जाता है। जैसे पशु, अंश, शराब, शीशा, लाश, स्टेशन, कमीशन इत्यादि। हिंदी की बोलियों में ये तालव्य स मूर्धन्य स का स्थान स ने ले लिया है। ये भी ध्यान देना चाहिए कि अब हिंदी में क्या है कि ये तालव्य स बोलियाँ और ये मूर्धन्य स इनका स्थान कौन ले लिया है, किसने, ये दंत्य स ने ले लिया है। तालव्य स और दंत स के अशुद्ध उच्चारण से गलत शब्द बन जाते हैं और उनका अर्थ ही बदल जाता है। अर्थ और उच्चारण के अंतर को दिखलाने वाले कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। तो देखिए ये जो स है इसमें चेंज कर देंगे तो कितना अंतर आ जाएगा। इसमें युग्मक शब्द हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें यही पूछ देता है, पेपर में दे देगा और दोनों अंश दे देगा। यहाँ पे लिखा है ना अंश, अंश एक में तालव्य स है, एक में दंत्य स है। तो ये तालव्य स इसका मतलब भाग होता है अंश, और इस अंश का मतलब कंधा होता है, ठीक। अब देखिए सकल है, मतलब खंड होता है। ये सकल मतलब सारा। ये सर का मतलब बाढ़ होता है। ये सर का मतलब तालाब होता है। शंकर महादेव, ये शंकर मिश्रित। स्व माने कुत्ता, ठीक, स्व। ये तो ये इसमें कौन सा स है, तालव्य स है। ये स्व माने अपना, दंत्य स वाला। शांत, धैर्य युक्त, ये शांत। अंत सहित, स प्लस अंत हो गया है, शांत हो गया है, ठीक ना। तो ये तीनों स में अंतर था। अब देखिए ड और ढ का उच्चारण, ठीक। इसमें ड और ढ में देख लिया जाए। इसका उच्चारण शब्द के आरंभ में द्वित्व में और ह्रस्व स्वर के बाद अनुनासिक व्यंजन के संयोग से होता है। जैसे डाका, डमरू, ढाका, ढकना, ढोल, ठीक। तो ये शब्द के आरंभ में है, शब्द के आरंभ में हो रहा है ना, ढाका, डमरू, ये भी ढाका ही है, ढकना, ढोल। अब ये द्वित्व में होता है। द्वित्व का मतलब कि एक ही शब्द जो रहते हैं दो हो जाते हैं। गड्ढा हो गया, खड्डा हो गया। ह्रस्व स्वर के पश्चात, ठीक, ह्रस्व स्वर के पश्चात अनुनासिक व्यंजन के संयोग पर, तो दंड, पिंड, चंडू, ये मंडप, ठीक। तो ड और ढ का उच्चारण का बताया कि कहाँ पे होता है। अब संयुक्ताक्षरों का उच्चारण देखा जाएगा। तो संयुक्ताक्षर हिंदी में कितने हैं, ये है ना, छात्रज्ञ, ये संयुक्ताक्षर ही हैं। तो इनका उच्चारण देखा जाएगा कि कैसे होता है। और ठीक, तो देखिए यहाँ पे दिया है, हिंदी में संयुक्ताक्षर के प्रयोग और उच्चारण की 3 रीतियाँ हैं। संयुक्त ध्वनियाँ, दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाएं तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। अधिकतर संयुक्त ध्वनियाँ तत्सम शब्दों में मिलती हैं। ये भी ध्यान देना है कि अधिकतर जो है कि संयुक्त ध्वनियाँ किसमें मिलती हैं, तत्सम शब्दों में मिलती हैं, ठीक। शब्द के आरंभ में ध्वनियाँ प्राय पाई जाती हैं, मध्य में और अंत में अपेक्षाकृत कम। जैसे प्रारब्ध, तो यहाँ पे प्रारब्ध लिखा है ना, ये प्रारब्ध लिखा है, तो प्र जो है ये क्या है, संयुक्त अक्षर है, संयुक्त हो गया है। प और र को मिला दिया गया है,
प्रारंभ शब्द में ध्वनियों का संयुक्तकरण आरंभ और अंत, ये अंत में भी हो रहा है, देखिए प्र और ये ध में ब लगा हुआ है, दोनों अंत में हुआ है। संयुक्त ध्वनियों के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। प्राण, तो ये देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ देता है कि संयुक्त इसमें कौन सा संयुक्त ध्वनि है, कौन सा नहीं है, तो इस पेपर में पूछ देता है, तो इसको एकदम याद कर लेना है। ये प्राण जो है संयुक्त ध्वनि है, ठीक। प्राण, व्रण, घ्राण, म्लान, क्लांत, प्रवाद, प्रकर्ष, ठीक। ये सब क्या है? संयुक्त ध्वनि। इसको एकदम पूरा उदाहरण याद रहना चाहिए, क्योंकि बुक में से ही पूछता है और यहीं से आता है सब। तो यहाँ इसमें प में र लगा हुआ है, प्राण हो गया, व में भी र है, व्राण हो गया, घ में र है, घ्राण हो गया, म में लगा हुआ है, ठीक। तो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त ध्वनियाँ हैं। संयुक्त ध्वनियों के उच्चारण में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनमें पूर्वापर संबंध अधिक स्पष्ट रहते हैं। ऐसी अवस्था में उच्चारण का तरीका यह होना चाहिए कि पहली ध्वनि का उच्चारण प्रारंभ करते समय ही दूसरी ध्वनि के लिए भी तत्संबंध अवयव को तैयार रखें, ताकि दोनों का उच्चारण पूर्वापर संबंध रहित एक साथ हो जाए। जैसे प्राण में प्र के उच्चारण के लिए जब ओठ प के लिए मिले, उसी समय र कहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, ठीक है। प्राण मतलब प्र कर रहे हैं तो र तुरंत निकलना चाहिए, प्राण, ठीक। प के बाद तुरंत आधा प कर रहे हैं तो उसके बाद तुरंत र निकलना चाहिए, ताकि दोनों का विस्फोट या उच्चारण एक साथ हो। एक एक संयुक्त ध्वनि का इसी प्रकार अभ्यास करने से उच्चारण ठीक हो सकता है। ऐसा न होने के कारण ही लोग स्नान का अशुद्ध उच्चारण स्नान या स्नान और स्कूल का स्कूल या स्कूल कर बैठते हैं, ठीक। तो यही अंतर है कि लोग थोड़ा ये बोलने में दिक्कत होता है। स्नान है ना, स्नान ऐसे है, इसको स्नान बोला जाता है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, स्नान कह देते हैं, और ये या स्नान कह देंगे। और स्कूल को ज़्यादातर आप लोग सुने होंगे स्कूल हो जाता है, स्कूल ज़्यादातर लोग स्कूल ही कहते हैं, लेकिन स्कूल है स्कूल, ठीक। ई नहीं रहेगा पहले, या सकूल कह बैठते हैं, कर बैठते हैं। तो ये संयुक्त ध्वनियाँ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, ये तीनों तो एकदम समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त ध्वनि हम लोग देख लिए हैं कि प्राण, घ्राण, म्लान, ये सब क्या है, संयुक्त ध्वनि है। अब संपृक्त ध्वनि क्या है? संपृक्त ध्वनि क्या है? एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल, यहाँ स और ब ध्वनियों के साथ म ध्वनि संयुक्त हुई है, तो संबल क्या है? संपृक्त ध्वनि है, ठीक। संबल क्या है? संपृक्त ध्वनि है। ये तो इसका बस एक ही उदाहरण ही मिलता है वासुदेवानंद प्रसाद में, संबल, तो इसको बस याद कर लेना है कि संबल क्या है? संपृक्त ध्वनि है। अब युग्मक ध्वनि देखा जाए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, द्वित्व का मतलब कि दो हो जाता है, तब वह युग्मक ध्वनि कहलाता है। जैसे दिक्कत, तो यहाँ पे दो का हो गया है ना, तो ये युग्मक हो जाएगा, या इसका द्वित्व हो गया है तो ये हो जाएगा दिक्कत। अक्षुण, उत्फुल्ल, तो यहाँ पे दो आ गया है। प्रसन्नता, तो यहाँ पे दो न आ गया है। युग्मक ध्वनियाँ अधिकतर शब्द के मध्य में आती हैं, ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है कि युग्मक ध्वनियाँ अक्सर शब्द के बीच में आती हैं। इस नियम के अपवाद भी हैं, जैसे उत्फुल्ल, तो ये बाद में आया है, गप, ठीक। तो ये युग्मक ध्वनियाँ हैं। इन सारी ध्वनियों का उच्चारण अभ्यास की अपेक्षा रखता है। अक्षर के दो प्रकार हैं, बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है, तो देखिए बद्धाक्षर मुक्ताक्षर भी पूछ लेता है, ठीक। तो ये बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर, ये दोनों ध्यान देना है। तो बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है, जैसे आप, ठीक। तो यहाँ पे हलंत लगा हुआ है ना, तो यानी कि इसमें से स्वर जो है निकल गया है, ठीक, और निकल गया है ना, तो यहाँ पे व्यंजन हो जा रहा है, तो ये बद्धाक्षर हो जाएगा। एक नाम, यानी कि बद्धाक्षर में हलंत लगा रहेगा, ठीक। लेकिन मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है, जैसे जो, ठीक। ओ का मात्रा हो गया रखा, आ का मात्रा हो गया गा, जा, रे, ठीक। तो मुक्ताक्षर जो लिखा है इसमें अंत में मात्रा रहेगी और बद्धाक्षर में हलंत रहेगा। इसको ध्यान देना कि बद्धाक्षर में हलंत रहेगा, ठीक। तो एक चीज़ इसमें युग्मक ध्वनि तो समझ में आ गया होगा, संपृक्त ध्वनि में और इसमें संयुक्त ध्वनि में और संपृक्त ध्वनि में, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक। तो ये इसमें ये चीज़ ध्यान देना कि ये संयुक्त ध्वनि जो है, ये यहाँ पे लिखा है ना, संयुक्त ध्वनियाँ तत्सम शब्दों में मिलती हैं, शब्द के आरंभ में ध्वनियाँ प्राय पाई जाती हैं, तो शब्द के आरंभ में पाई जाती है, ठीक। मध्य में और अंत में कम रहती है।
तो इसका बस एक ही ट्रिक है, ज़्यादातर संयुक्त में और इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो बस इसका याद कर लीजिए शब्द कौन-कौन है संपृक्त में, तो ये शब्द याद रहेगा तो इसी में से हो जाएगा। ठीक? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।